Hi everyone, I am Akshay and I warmly welcome all in the Visionary Voices podcast. वैसे तो हर एक को लगता है मेरा खुद का बिजनेस हो, स्टार्टअप हो, और नाउ डेज इन इंडिया जॉब मेंटालिटी थोड़ी बहुत बदल रही है और बिजनेस मेंटालिटी बढ़ रही है। अच्छा बिजनेस इस्टेब्लिश करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक अच्छा टैलेंट मीन्स अच्छा मैन पावर और एक सही और परफेक्ट मेंटोर। आज के पॉडकास्ट में हम इसी सब्जेक्ट को लेकर डिस्कशन करने वाले हैं। हाय सर, आई वार्मली वेलकम यू इनटू द विजनरी वॉइसेस पॉडकास्ट। थैंक यू फॉर हैविंग मी। विजनरी वॉइसेस पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रेसिडेंट अवार्डी एंड वेरी रेनाउंड पर्सनालिटी इन द फील्ड ऑफ बिजनेस मेंटोर मिस्टर बसेश गाला सर। सर आज बहुत अच्छा लग रहा है कि आपका इतना सारा एक्सपीरियंस जो है वो आज के हमारे डिस्कशन के दौरान हमें सुनने को मिलने वाला है। तो कैन वी स्टार्ट आवर डिस्कशन? एब्सोल्युटली। Okay, sir. So let's go with the first question. Can you share a bit about your journey? देखिए, बिजनेस करना आज सबका ट्रेंड हो चुका है। क्रेडिट दूंगा मैं शार्क टैंक को, लास्ट 2-3 साल में बहुत अवेयरनेस हुआ है। कोविड के टाइम से स्टार्टअप चल रहा है, लेकिन बिजनेस करने के लिए कुछ फंडामेंटल्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब मैं 6 साल की उम्र का था तभी सैटरडे संडे गुजराती फैमिली, फादर बोलते थे चल धंधे पे बैठ। तो 6 साल की उम्र से धंधे पे बैठते बैठे कैश काउंटर पे कैश गिनना, निगोशिएशन, परचेस, मार्जिन्स, ये तभी खून में घुसने लग गया। सो वी आर वेरी लकी कि छोटे उम्र से ही बिजनेस क्या है, धंधा क्या है वही समझा। और फिर बहुत लकी हूँ कि मेरा जो एजुकेशन है, मैं मानता हूँ कि दुनिया में बहुत कम ट्रेनर्स है जिनके पास आईआईटी बॉम्बे, सीएफए, एफआरएम, फाइनेंस का नॉलेज, मार्केटिंग का नॉलेज, ऑपरेशंस का नॉलेज। तो ये करने के बाद 7 साल आप वॉल स्ट्रीट पे, टोक्यो पे, लंदन पे काम करने का मौका, लास्ट 12 साल इंडिया में छोटे पान बीड़ी स्टोर से लेके बड़े बड़े चेन स्टोर से लेके 40 कंपनीज का मेगा वैल्यूएशन करके एसएमई आईपीओ, मेन बोर्ड आईपीओ की जर्नी तक, ये पूरा जब एक्सपीरियंस होता है तो आज लगता है कि नहीं, ये जो हमारा जर्नी है ऊपर वाले ने हमें ऐसे ट्रेन किया है कि हम औरों को हेल्प कर सके। तो आई थिंक द एंटायर जर्नी वॉज मेड इन मोल्डिंग कि भाई आप फाइनेंस, मार्केटिंग, ऑपरेशंस, एचआर हो और एंड टू एंड सोल्यूशन हो कि इतना तो तैयार हो जा कि तू लोगों को गाइड कर सके, एक निमित्त बन सके और लोग उनकी सफलता पा सके। जी सर, आपकी सफलता देख के बहुत ही खुशी हो रही है मुझे, लेकिन मेरे मन में एक सवाल है। जी। आपने अभी कहा आप जब 6 साल के थे तब से आप इस ट्रांजेक्शन और ट्रेड में आप आए हुए हैं। जी। तो क्या आपने इतना हायर एजुकेशन लिया है, सब टॉप एजुकेशन इंस्टीट्यूट में लिया है, जी। तो आपको फैमिली सपोर्ट कैसा था? मतलब आप वैसे तो बेसिक ग्रेजुएशन करके भी आप बिजनेस में आ सकते थे, आपके खुद के बिजनेस में, जी। फिर भी इतना हाईएस्ट लेवल का क्वालिफिकेशन, रियली फील प्राउड। हाउ योर फैमिली सपोर्टेड? सर मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सिंपल थे, बहुत हार्ड वर्किंग थे और मेरी मदर एक ही लाइन कहती थी कि बेटा तेरे को लाइफ में जो करना है कर, क्लीन स्लेट है, तेरे को म्यूजिशियन बनना है, तेरे को डांसर बनना है, तेरे को इंजीनियर बनना है, जो बनना है बन, सिर्फ एक कंडीशन है, तू उसमें एंजॉय करेगा और तू उसमें बेस्ट बनेगा। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने दिया। बाय गॉड्स ग्रेस हमारे पास थोड़े रिसोर्सेज थे, लेकिन मेरे फादर ने दूसरा चैलेंज भी दिया कि अगर तेरे में टैलेंट है तो तू मेरे से पैसा लेगा नहीं। तो आप मानोगे नहीं, ये जितने भी क्वालिफिकेशन है मैंने अपने फादर से, मदर से सिर्फ 1 रुपया का एक टोकन ब्लेसिंग का लिया और स्ट्रगल किया। और आज वो स्ट्रगल के कारण हम आज सक्सेस पे है, क्योंकि रियलाइज होता है कि 100 रुपया कमाना भी कितना टफ है। इमेजिन करो आप कॉलेज कर रहे हो, पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, आपने लोन लिया, लोन को रिपे करना है, आपको सीरियसली स्टार्टअप्स में मेहनत करके फंड रेज करना है। इजीली आज भी मिल जाता है, आई एम देयर ओनली सन। लेकिन जो उन्होंने मुझे बोला कि आपको लाइफ में खुद की एबिलिटी को फ्लरिश करना है, हम बैकअप है, तो वो स्ट्रगल ने जो कोयला था उसको थोड़ा हाफ डायमंड बनाया और डायमंड बनना बाकी, ऐसा मेरा मानना है। नहीं, हमारे हिसाब से तो सर आप डायमंड ही हो, इसलिए विजनरीज के इस लिस्ट में विजनरी वॉइसेस पॉडकास्ट टीम ने आपको यहाँ आज इनवाइट किया है और हमें बहुत खुशी हो रही है सर। सर आपका एजुकेशन फॉरेन कंट्री में हुआ है और इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट में भी हुआ है, तो आपको जो माइंडसेट था, मतलब एक मैच्योरिटी आती है बिजनेस के बारे में, प्लान्स के बारे में, आइडियाज के बारे में, उसके लिए आपको कैसे हेल्प हुई इस इंस्टीट्यूट्स की? देखो, सबसे पहले तो जब आप लर्निंग करने जाते हो, भूखे जाते हो, तो आप ओपन माइंड से जाते हो कि हमें सीखना है, डेवलप करना है। जैसे अगर आप आईटी में जाते हो तो आपको समझ में आता है लॉजिक क्या है, कोडिंग क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है, हार्डवेयर क्या है। और लकीली आज पूरी दुनिया डिजिटल में है। तो जब आप अच्छे इंस्टीट्यूट्स में जाते हो, सबसे बड़ा एडवांटेज वहाँ पे फैकल्टी नहीं होता, सबसे बड़ा आपका स्ट्रेंथ होता है आपके बैचमेट्स, आपका नेटवर्किंग, आपका ग्रुप।
जैसे जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज में हम गए वहाँ पे शायद कभी कभी हमें पढ़ाया भी नहीं जाता था, बिल्कुल। लेकिन वहाँ पे प्लेसमेंट्स भी हमें इसके लिए बोला जाता है कि आप इतने होशियार हो, आप स्ट्रगल करके आए हो, तो आपके अंदर कुछ टैलेंट रहेगा। तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि आपका एलुमनाई, आपका बैचमेट, और इसलिए आज भी आप देखेंगे कि मैक्सिमम स्टार्टअप वैल्यूएशन जिनको मिल रहा है, सपोर्ट मिलता है, वो यूजुअली आईआईटी, आईआईएम्स या टॉप कॉलेजेस से रहते हैं, क्योंकि वो एक एलुमनी रिस्पेक्ट होता है। सेकेंड सबसे बड़ा एडवांटेज ये था, लाइफ का टर्निंग पॉइंट मैं बोलूंगा, कि जब मेरे पेरेंट्स से बोला बेटा कंफर्ट जोन से निकल और अब्रॉड जा पढ़ने के लिए, फिर वापस आना नहीं आना वो भी आपका कॉल है, लेकिन जब मैं अब्रॉड गया तो आपको और सबको मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि इंडिया में हमें थोड़े संस्कार चेंज करने चाहिए। इंडिया में हम इतने कंफर्ट जोन में है, आए कपड़े निकाल के साइड में रख दिए, खाना रेडीमेड मिलता है, हम मस्ती करते हैं, हमें चीज़ों की कीमत नहीं होती। अब्रॉड गया है तो आपको एजुकेशन के साथ साथ लॉन्ड्री का, खाना बनाने का, क्योंकि मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, ये अपनी एक पर्सनल चॉइस है, तो खाना बनाने का, टाइम मैनेज करके, हॉबीज को भी फुलफिल करके, नए कल्चर को एक्सप्लोर करना, नए जगह खुद को ही संभालना, खुद, और वो कंफर्ट जोन से निकल के इंडिपेंडेंट, कि भाई आप कमा रहे हो, जैसे बोला 1 ही रुपया लिया था, बाकी एजुकेशन लोन था, तो आपको पार्ट टाइम जॉब करना है जो भी लीगली अलाउड है, उसके बाद आपको ट्यूशंस लेने हैं। मैं मैथ्स में स्ट्रांग था, अब्रॉड में लोग मैथ्स में वीक रहते, तो मैं मैथ्स का ट्यूशन लेके अपना इनकम फुलफिल करता था। उसके बाद खुद की पढ़ाई करनी है, उसके बाद खाना बनाना है, तो वो जो जर्नी है उसने एकदम स्ट्रांग कर दिया। और अक्षय जी एक छोटा सा आपको एक्सपीरियंस देता हूँ। मैं जब भी गया था यूएसए में, वो 2008 का पीरियड था, अगर आपको याद हो तो तभी लीमन ब्रदर्स क्राइसिस का टाइम था, फाइनेंस में जॉब्स नहीं थे, बहुत तहलका मचा हुआ था वहाँ पे, बहुत ब्लडबाथ था, इकोनॉमिक रिसेशन और डिप्रेशन में था। तो हमारा जब इंटर्नशिप हुआ तो मुझे एक अच्छा कंपनी, अर्नस्ट एंड यंग, आपने नाम सुना, रेप्यूटेड कंपनी है, वहाँ पे एक अच्छा इंटर्नशिप मिला, हाई पेइंग इंटर्नशिप मिला, यानी अच्छा सैलरी भी था। मेरे फ्रेंड्स लोग को तभी अनफॉर्चुनेटली इंटर्नशिप नहीं मिला, तो वो लोग फ्री इंटर्नशिप करने गए। और हम लोग न्यूयॉर्क सिटी में रहते थे, तो तभी उनके पास बजट नहीं था, तो वहां पे हम एक गुजराती पटेल के घर में रहे। और इमेजिन करो 400 स्क्वायर फीट का एक छोटा सा घर, एक बाथरूम, जिसमें 40 लोग भरे हैं। और वो 40 लोग भरे इसके लिए क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। बट वहां पे मैं मेरे दोस्तों की खातिर रहा, और मैं मानता हूँ मेरे लाइफ का वो सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस है, क्योंकि एक ही बाथरूम में 40 जन को तैयार होना, सुबह 8 बजे अपने ऑफिस पे पहुंचना, खाना भी मैनेज करना, तो वो स्ट्रगल जो होता है ये आपकी आंखें खोल देती है और आपको तैयार करता है रियल लाइफ के लिए। और अक्षय जी यही मैसेज मैं देना चाहूंगा कि जब मैं देखता हूँ कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो पेरेंट्स अपने बच्चे को इतना पैम्पर करते हैं, इतना प्रोटेक्ट करते हैं, और इसलिए हमेशा कहा जाता है, एक फेमस कोट है कि मेरे फादर ऊंट पे थे, मैं शायद आज होंडा में हूँ, मेरा बेटा फरारी में रहेगा, लेकिन उसका बेटा वापस ऊंट पे जाएगा, घोड़े पे जाएगा, क्योंकि वो कंफर्ट जोन में है, वो स्ट्रगल नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, मीन स्पून फीडिंग जो है इंडियन ट्रेडिशन में, वो कहा तो बदल उसमें आना चाहिए। आपने कहा सर, सर बिजनेस के बारे में तो आपके दिमाग में बहुत पहले से, बचपन से ही आइडियाज थे। मैथ्स की ट्यूशन लेके आपने सर्वाइवल किया आपने आपके कॉलेज डेज में जी। इसके अलावा और क्या बिजनेस किए हैं आपने, मींस ड्यूरिंग योर एजुकेशन के टाइम्स पे? जैसे हम आईटी इंजीनियरिंग थे तो हमें छोटा छोटा काम मिल जाता था। तभी 2001-2005 में वेबसाइट का बहुत क्रेज था, तो लोग बोलते बेटा 2000-3000 रुपये ले ले, एक वेबसाइट बना ले। तो हम एक रात जाग के फटाफट एक वेबसाइट बना लेते, लोगों को अच्छा तभी शो ऑफ मिल जाता, हमको हमारा एक छोटा सा पॉकेट मनी या खर्चे का एक पैसा मिल जाता। तो तभी वेबसाइट करना, छोटे छोटे विजुअल बेसिक पे, छोटे कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर बनाना, जिससे रिटेलर को थोड़ा बेसिक पंचिंग, अकाउंटिंग मिल जाए। तो ये छोटे छोटे डिजिटल के हाथ पैर काम करके हमने बहुत सारा किया है। फिर जब मैं यूएसए में था तब सोलर एनर्जी कंपनी के लिए एंड टू एंड हमने प्लानिंग से लेके एग्जीक्यूशन, तभी हमें एक मौका मिला, और तभी मुझे पता चला कि एनर्जी का फील्ड कितना बड़ा है और कितना वास्ट है। और उसके साथ साथ तभी एक क्रैक हो गया कि मुझे लोगों को हेल्प करना पसंद है। तो कॉलेज में रहते हुए ही हमने एमबीए कॉलेज में छोटे छोटे सेल्स रहते हैं। तो एक सेल था जिसका नाम था कंसल्टिंग सेल। तो कंसल्टिंग सेल का मैं हेड बना। रियल लाइफ क्लाइंट्स को हमने अप्रोच किया और बोला कि भाई हम फ्यूचर में बड़े बड़े कंपनीज में जाने वाले, वहां पे आप थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स एक घंटे का दे के कंसल्टिंग कराओगे, वही हम लोग हैं। आज हम एमबीए कॉलेज में, तो हम आपके लिए $100 पर आवर में कंसल्टिंग कर देंगे। इस तरह से कन्विंस किया और वो लोग ने भी सोचा कि चलो ट्राई करते हैं, सस्ते में मिल रहा है। आप मानोगे नहीं, 35 कंपनीज का कंसल्टिंग 2 साल के उठाया और वहां से $40,000 मैंने पर्सनली कमाए और कॉलेज को एक्स्ट्रा कमा के दिया, वो अलग। रियली अमेजिंग सर, रियली अमेजिंग। जो स्पार्क जो है आपके अंदर जी, वो मतलब पहले से ही आपने उसको इग्नाइट रखा है, इसलिए अभी उसका एक पूरा सा एक तांडव मचा हुआ है इस इंडस्ट्री में। मेंटोर
जो टॉप मेंटर है इंडिया में उसमें आपका नाम रिस्पेक्टफुली लिया जाता है, यही आपके काम की मुझे लगता है एक अप्रिशिएशन है, टोकन है। एम्प्लॉयमेंट का अभी क्या सीन है और यूथ को कितना फेस करना पड़ रहा है टू गेट द जॉब? मैं बोलता हूँ इंडिया में ना बहुत यूनिक पैराडॉक्स है। 140 करोड़ के पॉपुलेशन का देश, 140 करोड़ लोग हैं देश में, और रियलिटी ये है कि कंपनीज वाले रोते हैं कि हमें अच्छा टैलेंट नहीं मिलता, और अच्छे टैलेंट वाले रोते हैं कि हमें अच्छा जॉब नहीं मिलता। ये रियलिटी है। और उसका हम थोड़ा अगर एनालिसिस करें तो ये क्यों होता है, क्योंकि इंडिया में आज जो एजुकेशन सिस्टम जो अप टू मार्क होना चाहिए था वो आज भी अप टू मार्क नहीं है। हम वही 18th सेंचुरी ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, जिसका एक ही पर्पस है कि बच्चों को गुलाम बनाना, उन्हें जॉब करवाना। यही है। रट्टा मारना, क्या उखाड़ लोगे आप रट्टा मार के? 9th स्टैंडर्ड में हमने ट्रिग्नोमेट्री सीखा, शायद 5% पॉपुलेशन उसे यूज करता है, बट अगर हम उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सीखते तो शायद हम डिजाइन में या व्यू पॉइंट में हम यूज कर सकते थे। तो ये एक है एजुकेशन सिस्टम। सेकंड, आज अनफॉर्चुनेटली यूथ को कोविड के बाद इंस्टाग्राम का एक्सेस, मोबाइल फोन का एक्सेस मिल चुका है। ये लोग पबजी गेम्स खेलते हैं और ये अच्छा है, लेकिन इसका एक सबसे बड़ा, जहाँ पे भी मैं यूथ को देखता हूँ और खास करके 12, 13, 14 साल के लोगों को, सबको करोड़पति बनना है बिना मेहनत किए, एक रात में। सबके बेंचमार्क्स कौन है? और मैं अप्रिशिएट करता हूँ एलविश यादव, मुनावर फारूकी। हम देखते कि ये सक्सेसफुल हुए, हम इनका स्ट्रगल नहीं देखते। और एक मुनावर फारूकी के पीछे 10,000 मुनावर फारूकी फेल हुए हैं, उसके बारे में कोई बात नहीं करता। आज पता चल रहा है कि एलविश यादव ने तो रेंट की गाड़ी ली थी, आज उसके पास खुद के पास एसेट नहीं है, उसके माँ बाप दुखी है। जो भी कंट्रोवर्सी हुआ, रिस्पेक्ट सबका करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम फर्जी सीरीज देखते हैं, हम जमतारा सीरीज देखते हैं। तो यूथ में, इंक्लूडिंग यूपी बिहार के लोगों में मैसेज आ गया कि यार उल्लू बनाना, शॉर्टकट में करना हम इजी कर पाएंगे। वेरी रॉन्ग मैसेज। तो अब जॉब का ये पैराडॉक्स है कि हम वो हार्डवर्क करना नहीं है और हमें फास्ट करना है। तो जो अच्छा टैलेंट है आईआईटी से, आईएम से, वो बड़े बड़े कंपनीज उठा लेते हैं। बी ग्रेड टैलेंट को भी उठा लेते हैं, सी ग्रेड टैलेंट को कोई टच करना नहीं चाहता, और सी ग्रेड टैलेंट को पैसा चाहिए ज्यादा। और इसके लिए ये बहुत बड़ा पैराडॉक्स है कि समझो एक छोटा दुकानदार है, वो बोलता है 15,000 में मुझे एक रिस्पॉन्सिबल कैशियर मिल जाए। कैशियर देख रहा है सपना कि यार मैं मॉल में काम कर लूंगा सिक्योरिटी गार्ड का, मुझे पीएफ मिलेगा, मुझे वेकेशन मिलेगा, 25,000 मिलेगा, रात को मैं घूमूंगा। और एक इंसाइट देता हूं, आप इतना हंसोगे। एक यंग लड़का है जो मुझे बोलता है, बस सर हम आपकी कंपनी में क्यों काम करें? मैं तो दिन भर आराम करूंगा, मोबाइल देखूंगा, रात को बाइक निकालूंगा, स्विगी जोमेटो का डिलीवरी करूंगा, 600 रुपया दिन का कमा लूंगा, महीने का 18,000 मिल रहा है, लाइफ फर्स्ट क्लास चल रहा है। जब शादी होंगी, बच्चे होंगे, घर लेना है, तब हम सीरियस होंगे। तो ये मैसेज को फाइन ट्यून करने के लिए सोशल एजुकेशन मूवमेंट और कंपनीज में भी बहुत चेंजेस चाहिए, तब एक जॉब सीन इंप्रूव होगा और एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमी बूस्ट होगा। बिल्कुल सही पॉइंट आपने रेज किया है सर, कि जो माइंडसेट है यूथ का, पहले वो तो बदलना चाहिए, और जो एजुकेशन सिस्टम है जो सालों साल से चलते आ रहा है, वो भी किधर तो चेंज होना चाहिए। और यूथ को बड़ा सोचना चाहिए मेरे ख्याल से, तो कुछ बड़ा होगा और एम्प्लॉयमेंट भी ऑटोमेटिकली उनको मिलेगा, कुछ स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। अक्षय जी, एक एजुकेशन सिस्टम के बारे में आपको बोलता हूँ। जी सर। हमारा इंडियन का जो ओरिजिनल एजुकेशन सिस्टम है इंडिया का, बहुत पावरफुल है। जब ऐसे गुरुकुल था, जब ऐसे जो गुरु शिष्य का कल्चर है, आज भी आप देखो, मेरा एज 40 के अंडर है, लेकिन जो जिनको मैं कंसल्टिंग देता हूँ वो 50-60s के हैं, मल्टी मिलियनर्स है, वो पैर पड़ते हैं। वो आपको दुनिया में कोई भी कोने में आपको मिलेगा नहीं, वो सर बुलाते हैं, पैर पड़ते, वो एक गुरु शिष्य परंपरा को फॉलो करते हैं। और हम भी एक रिस्पेक्ट रखते हैं कि भाई हम छोटे हैं बट मे गॉड ब्लेस यू। ऐसे मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूँ कि एजुकेशन सिस्टम जब स्ट्रांग होता है तो क्या क्रांति आती है। साउथ कोरिया वॉज डर्टियर देन बिहार टुडे। बिहार से ज्यादा गंदगी, लोग थूकते थे, कचरा किधर भी था। आज आप जाइए साउथ कोरिया में, आपको अगर 5 गार्बेज रोड पे मिल जाए किलोमीटर पे, तो मैं हार जाऊं। कैसे? क्योंकि एजुकेशन सिस्टम में ये लोग ने एनफोर्स किया क्लीनलीनेस, सिविक सेंस, वैल्यूज, और एक जनरेशन पूरा लगा। लेकिन जब ये जनरेशन बड़ा होता है तो वो अपने माँ बाप को रोकते हैं कि आप लिटर मत करो, इट इज अगेंस्ट द कंट्री। पढ़ाया गया। और एक एग्जांपल देता हूँ, वन ऑफ द बेस्ट कल्चर्स इज जापान। डिसिप्लिन में जाएंगे, एक ही लाइन में रहेंगे, ओवरटेक नहीं करेंगे, सिग्नल पे भी खड़ा रहेंगे, क्योंकि उनके एजुकेशन सिस्टम में क्या है, एग्जाम 4th 5th के बाद आपको एक दूसरे को हेल्प करना है, टीम वर्क करना है, शेयर करना है, दोपहर को सोना है। उनको असाइनमेंट्स में दिया जाता है, एल्डरली को हेल्प करो।
ओके देश के कल्चर को हेल्प करो। यदि अगर हम इंडियन एजुकेशन सिस्टम में थोड़े हमारे संस्कार, थोड़े हमारे सिविक सेंस, थोड़ा डिसिप्लिन और वैल्यू एजुकेशन को 40% इंपॉर्टेंस दे दे, फिजिकल फिटनेस और स्पोर्ट्स को, क्रिकेट के अलावा भी बहुत स्पोर्ट्स है अपने, जी इतने को 40% दे दे और 60% सिर्फ टेक्निकल पे रखे, तो आप देखो विद इन 1 जनरेशन इंडिया कहाँ पे जो ग्रो कर रहा है वो सुपर ग्रोथ पे चला जाएगा। बहुत ही अहम मुद्दा आपने यहाँ प्रस्तावित किया है सर कि जो सिविक सेंस है वो स्कूल डेज में ही आना चाहिए यूथ Yes. के अंदर, Yes. सो दैट दे विल नो हाउ टू गेट बेटर फॉर इंडिया, Right. हाउ टू सर्व बेटर फॉर इंडिया। Right. सर अभी बिजनेस बहुत बदल रहे हैं, सबको व्हाइट कॉलर वाले बिजनेस चाहिए, ग्लास में शोरूम में या फिर मॉल में बिजनेस सब इस्टेब्लिश कर रहे हैं। इसके जो परिणाम है वो ट्रेडिशनल बिजनेस पे हो रहे हैं, मतलब जो ट्रेडिशनल बिजनेस है वो करने के लिए कोई तैयार नहीं है। इस पर आपका क्या कहना है? पहला तो दुनिया का सबसे पावरफुल इकोनॉमिक फॉर्मूला है सप्लाई एंड डिमांड। मुंबई जैसे शहर में आपको एक अकाउंट एग्जीक्यूटिव 12-15-20 हजार में मिल जाएगा, लेकिन एक अच्छा ड्राइवर 20 हजार में नहीं मिलेगा। यानी आप पढ़ाई करो तो अकाउंट्स का जॉब 12-15 हजार में मिलेगा, लेकिन अगर आप अच्छा गाड़ी चलाते हो तो आज 20-25 हजार मिल सकता है। क्यों? सप्लाई डिमांड। तो जितने भी ये मैनुअल लेबर के काम है वहां पे डिग्निटी आ रहा है। Okay. आप देखो अर्बन क्लैप आ रहा है तो एसी सर्विस करने वाले को भी डिग्निटी मिल रहा है, वो भी महीने का 25-30 हजार कमा रहा है। वाटर फिल्टर वाले को भी मिल रहा है। तो कोई जॉब या कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, डिग्निटी रिस्पेक्ट टेक्नोलॉजी के साथ करना है। सेकंड, ट्रेडिशनल बिजनेसेस अगर अपने आप के साथ टेक्नोलॉजी और ब्रांडिंग में अपडेट नहीं करेंगे तो वो खत्म हो जाएंगे। एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे अंदर एक कंपनी था जिन्हें हम कंसल्ट मेंटोर कर रहे थे, वो 10 साल में 20 करोड़ से 70 करोड़ तक पहुंचा। इट्स अ गुड ग्रोथ। और फिर अचानक उसका ग्रोथ 40 करोड़, 30 करोड़, 20 करोड़, 10 करोड़, बैंकरप्ट, खत्म। क्यों? क्योंकि वो आज भी न्यूज़पेपर एड्स देते हैं, आज भी ट्रेडिशनल दुकान में अपना सामान बेचते हैं, ना उन्होंने अपना वेबसाइट बनाया, ना इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग किया, ना मॉल्स में प्रेजेंस बढ़ाया, ना यूथ से कनेक्ट किया, और आज डिस्पोजेबल इनकम यूथ के पास है। कहने का मतलब आप अपने माइंडसेट को, आप अपने मार्केटिंग को, आप अपने एक्सपीरियंस को अपडेट नहीं करेंगे तो कस्टमर डजंट केयर। रियली सर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मतलब मार्केटिंग के लिए जो बजट है वो बजट स्पेशली अच्छा होना चाहिए जब आप बिजनेस का प्लान दिमाग में रखते हो। नाउअडेज स्टार्टअप्स बहुत जनों को शुरुआत करनी है, स्टार्टअप्स करना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, बहुत बहुत बड़े सपने हैं, लेकिन क्या हुआ, एक रॉन्ग मैसेज गया है कि स्टार्टअप फेल होते हैं जल्दी अगर अच्छा टैलेंट नहीं मिलता है, अच्छा स्किल्स वाला टैलेंट नहीं मिलता है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, इंडिया में लास्ट 5 साल में जो स्टार्टअप्स का क्रांति आया है उसमें 99% तो लोगों को उल्लू बनाने में आया। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट बोल रहा हूँ। अच्छा। क्योंकि वो स्टार्टअप्स का एक ही मकसद था कि हम पैसा कमाए और वैल्यू न दे। और मैं ऑन रिकॉर्ड बोलना चाहूंगा, बायजूस बहुत अच्छा कंसेप्ट, बहुत अच्छे लोग, लेकिन आज देखो $22 बिलियन और आज 22 लाख भी नहीं है उनके पास, टाइम पे सैलरी दे नहीं सकते। बिजनेस में अप एंड डाउन होते, बहुत नॉर्मल है, लेकिन स्टार्टअप का एक उद्देश्य होना चाहिए कि हमें सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं खड़ा करना है, हमें वैल्यू देना है और हमें सस्टेनेबल प्रॉफिटेबल बनना है। करेक्ट। तो स्टार्टअप का जब आज टाइम आ रहा है ना तो लोग बहुत सीरियसली सोच रहे हैं। 2 साल पहले आप देखो कैफे में लोग बैठ रहे हैं और ऐसे हवा में गप्पे मार रहे, चलो हम स्टार्टअप चालू कर देते हैं। स्टार्टअप क्या है? कुछ भी नहीं। आप मानोगे नहीं, मेरे पास एक स्टार्टअप था findyourkamwalibai.com। चलो आइडिया बहुत अच्छा है, वो आया मेरे पास, सर मुझे 10 करोड़ का वैल्यूएशन चाहिए। अच्छा। मैंने बोला तुमने कितने काम वाली बाइक्स को प्रोवाइड किया? अभी तक प्रोवाइड नहीं किया। तुम्हारे पास क्या एक्सपीरियंस है इनको सोर्स करने का? मेरे घर पे काम वाली बाई है, उसने मुझे बोला है आपको जितना काम वाली बाई चाहिएगा मैं प्रोवाइड कर दूंगा, मुझे वैल्यूएशन दो। यानी ऐसे लोगों को फॉल्स होप आया। आज जो स्टार्टअप्स है वो स्टार्टअप्स में हमेशा लोग बहुत सीरियसली देखते हैं और इसलिए टैलेंट भी डरता है कि हम स्टार्टअप्स को ज्वाइन क्यों करें। अच्छा। आपका जो ओरिजिनल क्वेश्चन था कि टैलेंट क्यों नहीं आता, क्योंकि लोग आपके स्टार्टअप का इंटेंट देखते कि भाई क्या आप सर्वाइव कर पाओगे, क्या आप सैलरी टाइम पे दे पाओगे, क्या आपके पास वैल्यू, विजन, पर्पस और सस्टेनेबिलिटी होगा। दे आर लुकिंग फॉर लॉन्ग टर्म करियर अपॉर्चुनिटी। एंड ऑल्सो वो कनेक्ट करना चाहते हैं। आज का यूथ कैसा है, अगर वो आपके मैसेज से कनेक्ट नहीं होते तो वो काम नहीं करेंगे। और यूथ को आज, ये मेरा गोल्डन स्टेटमेंट आप लिख के रख लो, आपको कस्टमर के लिए मार्केटिंग करना पड़ेगा। ये टाइम आ गया है कि आपको अच्छे एम्प्लॉयज के लिए भी मार्केटिंग करना पड़ेगा। वाई वर्क विथ अस, ऐसा एक पेज बनाना पड़ेगा। आपके इंटरव्यू के टाइम पे एक राउंड आपके एम्प्लॉयज भी आपका इंटरव्यू लेंगे कि सर हम आपके पास क्यों काम करें।
आपके पास ऐसे क्या बेनिफिट्स है, फ्यूचर ग्रोथ प्लान क्या है, हमको लर्निंग अपॉर्चुनिटीज क्या है। ये टाइम आने वाला है या आ चुका है, और जो स्टार्टअप्स इसको सीरियसली लेगा उसको टैलेंट मिलेगा, वो सस्टेन करेगा। जो स्टार्टअप्स इसको सीरियसली नहीं लेगा उसको टैलेंट नहीं मिलेगा। बहुत ही बीटर ट्रूथ आपने इस स्टार्टअप के बारे में बताया है, लेकिन उसको बहुत सीरियसली लेना जरूरी है मेरे ख्याल से। जी सर, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आप पॉडकास्ट में दे रहे हैं। अभी गवर्नमेंट के बारे में एक मेरा सवाल है। बिल्कुल। बहुत बार ऐसे होता है कि एंटरप्रेन्योरशिप या एम्प्लॉयमेंट जब वर्ड्स आते हैं तो गवर्नमेंट को पहले पॉइंट आउट किया जाता है। तो मेरी सोच ये है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिलजुल के कुछ काम कर सके तो और भी बेहतरीन हम इस फील्ड में कर सकते हैं। आपको क्या लगता है? ये इतिहास कहता है कि गवर्नमेंट जब जितना कम काम करेगा उतना अच्छा रिजल्ट देगा। बिल्कुल। व्हाट डज इट मीन कि कम इंटरफेरेंस हो, ईज ऑफ बिजनेस अच्छा होना चाहिए। जितने आप आज के तारीख में देखो, एक छोटे दुकानदार को 140 कंप्लाइंसेस करना पड़ता है, लेबर लॉ, फैक्ट्री एक्ट, ये एक्ट, वो एक्ट, जीएसटी, टीडीएस। जितना गवर्नमेंट ईज ऑफ बिजनेस, डिजिटल, फास्ट करेगा और जितना इंटरफेरेंस कम करेगा उतना आगे बढ़ेंगे। आप आज में भी देखो, सही था या गलत था, पेटीएम इतना बड़ा फाइनेंशियल इनोवेशन था, एक झटके में खत्म हो गया। सही या गलत डिबेट नहीं करते, गवर्नमेंट का काम होना चाहिए नर्चर करना। इकोसिस्टम इंडिया का इतना स्ट्रांग है, प्राइवेट प्लेयर्स इतने स्ट्रांग है, उनको गवर्नमेंट की हेल्प नहीं चाहिए। बिल्कुल। आप गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करो कि आप फास्ट बिजनेस, ईज ऑफ बिजनेस दो, मिनिमम कंप्लाइंस रखो, हो सके तो टैक्स रेट जितना है वो कम कर दो। आज मिडिल क्लास बेचारा पिसता है। आप देखो, मुकेश अंबानी भी इतना टैक्स नहीं भरता रहेगा जितना मिडिल क्लास कभी कभी भरता है, क्योंकि मुकेश अंबानी बोलता है मेरा सैलरी ही 1 रुपया है। तो 1 रुपये पे सैलरी पे आप क्या टैक्स लोगे? वो उसका जो प्रॉफिट है वो शेयर्स में रहता है, जब शेयर्स बेचेगा तब टैक्स भरेगा। लेकिन आपको, मेरे को टीडीएस दुनिया भर के टैक्सेस भरने पड़ते हैं, ये रियलिटी है भाई। तो गवर्नमेंट जितना फ्रेंडली ये एनवायरनमेंट करेगा उतना कर सकता है। जो आज का गवर्नमेंट, मोदी जी का गवर्नमेंट अच्छा कर रहा है, स्टार्टअप इंडिया सर्टिफिकेट, ये नॉलेज होना बहुत अमेजिंग नॉलेज है। एमएसएमईज के लिए एमएसएमई समाधान, एमएसएमई के पेमेंट रिकवरी के लिए जो ये स्टेप्स ले रहे हैं, ये गवर्नमेंट का इंटेंशन बहुत अच्छा है, स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है। मेरे हिसाब से ईज ऑफ बिजनेस पे ध्यान दे, थोड़ा टैक्सेस को रैशनलाइज कर दे, तो हमारा इकोनॉमी, हमारा एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप सेक्टर और बूम हो। जी सर, आपने बिल्कुल सही बताया। गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लेने चाहिए कि जो कंपनीज है उनको थोड़ा नर्चर करना चाहिए, समस्या है उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। लेकिन अभी जो कंपनीज है उन्होंने गवर्नमेंट को क्या देना चाहिए और उनका अप्रोच क्या होना चाहिए, उनकी समस्या अगर है तो वो कैसे पहुंचाए? yes. मैं कंपनीज को 3 लेवल में डिवाइड करूंगा तो आपको और मजा आएगा। एक है ट्रेडिशनल बिजनेसेस, आपका छोटा दुकानदार, आपका छोटा लॉयर क्लिनिक, आपका छोटा फैक्ट्री। उनको अगर गवर्नमेंट को हेल्प करना है, इकोनॉमी को हेल्प करना है, तो सबसे पहले सिस्टम में आ जाए, टेक्नोलॉजी को अपना ले और काला पीला का सफेद चक्कर छोड़ के पूरा टैक्स कंप्लाइंट बन जाए। ये करने से कभी कभी उनको लगता है हम इतना टैक्स भर रहे हैं, लेकिन जो पीस ऑफ माइंड, जो डेटा कलेक्शन होगा, और जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखता है कि भाई सब टैक्स भर रहे हैं तो टैक्स रेट सबके लिए कम हो सकते हैं। तो जो छोटे जो है उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप डेटा को अडॉप्ट कर लो, टैक्स कंप्लाइंट बन जाओ, तो उनके लिए अच्छा है। क्योंकि आज आप मानोगे नहीं, कोविड के टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफी स्कीम्स निकाली थे। आप अगर एम्प्लॉइज को सैलरी देते हो तो उसका हम सब्सिडी देंगे, आप जीएसटी दे रहे हो तो उसका हम सब्सिडी देंगे। लेकिन किनको देंगे? जो टैक्सेस भर रहा है, जो प्रॉपर कंप्लाइंट है। तो अगर आप कंप्लाइंट है तो ही आपको आगे सब्सिडी, टैक्स बेनिफिट, इंटरेस्ट बेनिफिट मिलेगा। सेकेंड को हम लेते हैं स्टार्टअप्स। स्टार्टअप्स को एक ही चीज करना चाहिए, जितना हो सके यंग टैलेंट को स्कॉलरशिप्स दो। आईआईटीज में, आईएमएस में अच्छे कॉलेजेस है, गवर्नमेंट और ये प्राइवेट को मिला के यंग टैलेंट को स्कॉलरशिप दो और उनको इंडिया में रिटेन करो। इट विल बी मोटिवेशन फॉर देम। यस, इंडिया में रिटेन करना अक्षय बहुत जरूरी है। मेरे जैसे बहुत कम लोग विलिंगली इंडिया वापस आए। हम यूएसए में अच्छा खासा कमा रहे थे, हम इंडिया इसके लिए आए क्योंकि थोड़ा इंडिया का स्पिरिचुअल, माँ बाप की सेवा करना, वो संस्कार हमारे पास है। तो इंडिया में अगर आप रिटेन करते हो तो ये टैलेंट तहलका मचा सकते हैं। तो आप इन्हें रिटेन करो, इनसे एंगेज करो, थोड़े स्पिरिचुअलिटी मैसेज दो। और जो बड़े कंपनीज है उनको सबसे बेस्ट तरीका है, एक फॉर्मेट आया जिसका नाम है ESG। वो क्या है सर? जितने बड़ी कंपनी से अगर आप ESG नहीं करते हो तो फ्यूचर में आप धो जाओगे। ESG का मतलब है एनवायरमेंट, कि एज अ बड़ा कंपनी आप एनवायरमेंट के लिए कितने पॉजिटिव या नेगेटिव हो, और अगर नेगेटिव हो तो कॉम्पेंसेट करो। S इज सोशल, कि क्या आप अपने टीम मेंबर्स और आजू बाजू वाले को फेयर ध्यान रख रहे हो, उनके बच्चे के एजुकेशन के लिए ध्यान दे रहे हो। इफ यू आर अर्निंग करोड़ ऑफ प्रॉफिट, आप ये कर सकते हो। एंड G इज गवर्नेंस, कि अपने यहाँ पे प्लीज सब एथिकल और ट्रांसपेरेंट रखो, कुछ जोल जाल मत करो।
अच्छा। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, नारायण मूर्ति साहब ने बोला कि लोगों को 100 घंटे 80 घंटे काम करने चाहिए, और आज जब उनके पोता जन्म होता है तो पोता को उन्होंने 240 करोड़ के शेयर्स दे दिए। तो नारायण मूर्ति साहब ने कभी ये नहीं कहा कि आप अगर 100 घंटा काम करोगे तो हम आपको डबल सैलरी देंगे। आप दोनों साइड बोलो कि अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि भाई हमारा एम्प्लॉय डबल काम कर रहे हैं तो उसको बोनस मिलेगा, उसको ज्यादा सैलरी मिलेगा। तो ये सब बड़े कंपनीज को थोड़ा फेयरली करना चाहिए कि आप एम्प्लॉयज को एक्सप्लॉइट मत करो, कंपटीशन को एक्सप्लॉइट मत करो, आप ईएसजी को बैलेंस रखो, तो देश के इकोनॉमी पे और बाकी कॉम्पिटिटर्स पे लेवल प्लेइंग फील्ड होगा। तो बहुत अहम मुद्दे आपने यहाँ रेज किए सर, एम्प्लॉय का ख्याल रखना और ईएसजी का फॉलो करना, मतलब उस रूल का फॉलो करना। बिल्कुल। अक्षय जी सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूँ, ईएसजी का इंपॉर्टेंस देखो, पृथ्वी नहीं रहेगी तो आप बिजनेस करके क्या उखाड़ोगे, वो भी है सर। एनवायरमेंट ही नहीं है, ग्लोबल वार्मिंग है। सेकेंड, आप लोगों को मैं देखता हूँ बिजनेस में इतने एक्सप्लॉइट करते हैं और फिर बाहर पैसे से मंदिर बनाते हैं, वही पैसे से बड़ा डोनेशन करके बड़ा नाम करते हैं। मैं बोलता हूँ आप अपने बिजनेस में डोनेशन करो, अपने एम्प्लॉयज के बच्चे का ध्यान रखो, उनका दुआ कमाओ। आप बाहर भी अगर डोनेट नहीं करते तो भी ऊपर वाला आपको बरकत देगा, यही कमा के खिलाने वाले। तो ईएसजी, अडानी ग्रुप पिट क्यों गया, क्योंकि उनमें जी मिसिंग था। हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट निकाला, पता चला कि इनके पास गवर्नेंस नहीं है, एक कंपनी का पैसा दूसरे कंपनी में जा रहा है, फैमिली बिजनेस है, तो ट्रबल में आ गया। फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी था एक टाइम पे, आज ट्रबल पे आ गया। तो जो बड़े कंपनीज एनवायरनमेंट का रिस्पेक्ट रखता है, अपने एम्प्लॉयज का सोशल वेलफेयर अच्छा रखता है, गवर्नेंस एकदम स्पॉटलेस रखता है, वो ग्रो करते जाएगा। मतलब सर ये सच है कि मोरल और इथिक्स अगर अच्छे हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता है आपकी कंपनी को आगे बढ़ने से। सर बहुत क्वेश्चंस है लेकिन टाइम परमिट्स, मुझे सब क्वेश्चन डिटेल में अभी हम नहीं जा सकते, इसलिए हमने रैपिड फायर राउंड इस पॉडकास्ट में रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स नीडेड फॉर द जॉब मार्केट? 5 स्किल्स आज की तारीख में, पहला है टेक्नोलॉजी, आपको टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है। सेकेंड, एबिलिटी टू लर्न, क्योंकि टेक्नोलॉजी टाइम्स इतना चेंज हो रहा है तो लर्निंग। थर्ड मैं बोलूंगा कम्युनिकेशन स्किल्स, जिसके पास अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स है वो कर पाएगा। फोर्थ इज टीम प्लेयर, इंडिविजुअल जीनियस के लिए जगह नहीं है, टीम प्लेयर के लिए जगह है। एंड फिफ्थ इज रेजिलियंस, यानी नेवर से डाई, आप फेल हो आप राइज करो, आप फेल हो आप राइज करो। ये 5 स्किल्स रहेंगे तो आप सीईओ कंपनी के बन सकते हो, आप एंटरप्रेन्योर भी अच्छे बन सकते हो। बढ़िया सर, बहुत ही अच्छे स्किल्स आपने बताए हैं। अभी 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर एन एम्प्लॉय टू बी अ गुड लीडर। तो अगर मैं कंपनी ओन करता हूँ या कंपनी का सीईओ हूँ, मैनेजमेंट हो, स्किल नंबर 1 विजन क्या है, क्योंकि बिना विजन का आप बिजनेस नहीं कर रहे हो, आप टाइम पास कर रहे हो, तो विजनरी होना चाहिए। नंबर 2 स्किल जो एक अच्छे लीडर को होना चाहिए, उसे कहते हैं हम एम्पैथी, सहानुभूति। आप वेंडर्स के लिए, टीम के लिए, कस्टमर्स के लिए दिल से जेन्युइनली केयर करो तो वो आपको कॉपरेट करेंगे। एंड थर्ड अगेन यहाँ पे आता है पागलपन, पैशन। बिना पागलपन का कोई जीनियस बड़ा बिजनेस नहीं बनता, पागलपन होना चाहिए। अच्छा, पागल हो गए तो भी सक्सेस हो गए, तो सर बहुत ही अच्छा। अभी थर्ड क्वेश्चन, वर्क लाइफ बैलेंस इज अ मेजर फैक्टर इन दी nowadays. So what are the 3 most important factors for maintaining this work life balance? देखो, वर्क लाइफ बैलेंस को है ना बहुत अलग तरीके से मैसेज दिया गया है मेरे हिसाब से। वर्क लाइफ बैलेंस इज नॉट अबाउट क्वांटिटी ऑफ आवर्स, इट इज अबाउट क्वालिटी ऑफ आवर्स। आप अगर हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं, या सिर्फ हस्बैंड काम कर रहा है या सिर्फ वाइफ काम कर रही है, ये जरूरी नहीं कि रोज 4 घंटा बिताना, आप 1 घंटा बिताओ, बट कैसे बिताते हो वो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो एक सिंपल रूल है, 1 घंटा अपने फैमिली मेंबर्स के लिए विदाउट मोबाइल फोन्स, क्वालिटी टाइम विदाउट मोबाइल फोन्स। क्योंकि अगर मैं मेरे वाइफ के सामने वो खाना खा रहा हूँ, टिक 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 चालू है, तो बोलता भाई तू काम ही कर, जा पैसे कमा, उससे अच्छा तो आप अगर क्वालिटी टाइम देते हो तो बहुत फैंटास्टिक है। मैं रेकमेंड करता हूँ, अगर हमारे फैमिली में हम इंप्लीमेंट करते हैं, हम बोर्ड गेम्स खेलते हैं। अच्छा, हाँ, जैसे मोनोपोली हो गया, कभी लूडो हो गया, कभी चेस हो गया, उसमें भी ट्रेड है। हाँ उसमें भी सीखते हैं, लेकिन आप टेक्नोलॉजी से दूर हो, नो टीवी, नो ओटीटी, नो नेटफ्लिक्स, आप उससे दूर हो। और सेकेंड टिप, सबसे आप कम्युनिकेट करो, आप अपने पार्टनर्स को अपनी नीड्स बोलो, कि जैसे मेरी वाइफ बहुत क्लियर है कि पूरे हफ्ते जितना भी काम कर, अगर तू मुंबई में रहा तो सैटरडे नाइट तू मुझे कोई भी कॉफी के लिए या डेजर्ट के लिए तो लेके जाएगा, भाई रात को 12 बजे लेके जाएगा, मेरी एक्सपेक्टेशन है। आप कम्युनिकेट करो, क्लैरिटी चाहिए, आप कम्युनिकेट करो। जैसे मेरे फैमिली भी मुझे क्लियर बोलते हैं, तू पूरा साल भर हमें दिखेगा नहीं चलेगा, बट फुल फैमिली साल में एटलीस्ट 2 बार हम वेकेशन पे जाएंगे, भले 4 दिन के लिए जाए या 15 दिन के लिए जाए, तभी तेरा मोबाइल फोन नहीं चाहिए। अच्छा,
तो वैसे आप डिसाइड कर लो तो वर्क लाइफ बैलेंस ऑटोमेटिक आ जाता है। जी सर, nowadays it is very important. Yes. Now last question from the rapid fire round. बिल्कुल। List 3 important strategies for fostering diversity and inclusion in a company culture. 1, कंपनी में ओनर को डिसीजन नहीं लेना चाहिए। कंपनी का सक्सेस का कारण भी ओनर है, फेलियर का कारण भी ओनर है। तो नंबर 1 इज क्रिएट अ कोर टीम। अच्छा। जैसे मैं कंपनी बनाया, मैं डिसाइड नहीं करता हूँ आज, देखो मैं फ्री हूँ, आपने यहाँ बुलाया मैं आ गया, आप कल बोला मैं आ जाऊंगा। मेरी एक कोर टीम है, मेरे कट्टप्पाज है, मेरे 5 पांडव है, अच्छा। वो काम करते हैं, वो डिसीजन लेते हैं। तो आप जितना डिसीजन डेलीगेट करोगे उतना डाइवर्सिटी होगा। सेकंड, आप स्त्री को, नारी शक्ति को अंडर एस्टिमेट मत करो। सिर्फ रखने के लिए नहीं, लेकिन जो जेन्युइनली डिजर्व करता है वो वुमेन को आप रिस्पेक्ट दो। उनके डिसीजंस में एक अलग एंगल रहता है, एक एम्पैथी रहता है, ज्यादा लॉयल्टी रहता है, तो वो बैलेंस रखो। एंड थर्ड, हमेशा उनको एम्पावर करो कि आपको जैसे सेलिब्रेट करना है, एक बजट दे दो, आपको जो फेस्टिवल सेलिब्रेट करना है, जो पिकनिक रखना है आप करो। जैसे हमारी कंपनी में हम साल में एक बार क्रिकेट टूर्नामेंट रखते हैं, हम साल में एक बार गोवा में जाते हैं और वहां पे चिल भी करते हैं, और हम साल में एक दिन अनाथ आश्रम जाते हैं पूरी ऑफिस, और पूरे ऑफिस पूरे दिन पे वहां पे पैसे नहीं, हम वहां पे टाइम स्पेंड करते हैं। अच्छा। वृद्ध आश्रम जाते हैं, वहां पे टाइम स्पेंड करते हैं, तो लोगों के आंख में आंसू आता है कि यार हम रोते रहते कि हमारा पगार कम है, हमारे लाइफ में दुखी है, हम तो कितने सुखी है, तो हमें और लोगों को हेल्प करना चाहिए। तो अलाउ योर पीपल टू टेक डिसीजंस, कीप फन पिकनिक्स, कीप स्पोर्ट्स पिकनिक्स, कीप स्पिरिचुअल पिकनिक्स ऑल्सो। उसके कारण डाइवर्सिटी और इमोशनल वेलबींग आएगा। मतलब सर, ओवरऑल फ्रॉम द डिस्कशन व्हाट आई कम टू नो कि जितना माइंड रिलैक्स रहेगा एंटरप्रेन्योर का, उतना वो ज्यादा तरक्की कर पाएगा, और उसके लिए जो स्पून फीडिंग जैसे प्रकार है हमारे इंडिया में, वो बंद होना चाहिए और एजुकेशन सिस्टम में बदलाव होना चाहिए। एक लास्ट पॉइंट अगर अक्षय आपके परमिशन से, यूथ को एक सबसे बड़ा मैसेज देना चाहूंगा। सबसे बड़ा वेल्थ सिर्फ पैसा नहीं है, 4 वेल्थ है, चारों को अचीव करो तो आप रियली सक्सेसफुल और वेल्दी बनेंगे। पहला वेल्थ आपका बॉडी, फिजिक, हेल्थ। कोविड के टाइम पे बता दिया करोड़ों है, लेकिन तुम्हारा हेल्थ नहीं, तुम क्या करोगे? तो फर्स्ट इज योर फिजिकल। सेकंड, इंटेलेक्चुअल। पैसा चला जाएगा, आपके स्किल्स, आपके टैलेंट को कोई नहीं ले सकता, तो ये भी बहुत बड़ा वेल्थ है। स्किल्स में, टैलेंट में इन्वेस्ट करो, लर्निंग में इन्वेस्ट करो। थर्ड, इमोशनल वेल्थ। करोड़ों रुपए है, घर पे वाइफ बात नहीं करती, बच्चे बात नहीं करते, क्या फायदा? अच्छे फ्रेंड्स होना, अच्छे कलीग्स होना, अच्छी फैमिली होना भी जरूरी है। एंड फोर्थ, स्पिरिचुअल वेल्थ। ऊपर वाले से प्यार करके तो देखो एक बार, वो जो लाइफ आप एंजॉय करोगे, ये 4 वेल्थ रहेगा ना, तो ऑटोमेटिक पैसा, फेम आपके पास झक मार के आना ही है अक्षय भाई। जी सर, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने बताए। मैं कोई एक पॉइंट लेके पॉडकास्ट वाइंड अप नहीं कर सकता, क्योंकि सभी पॉइंट्स उतने ही इंपॉर्टेंट थे जितने आपने बताए। तो मुझे लगता है आज का टाइम पॉडकास्ट में जो आपके साथ मैंने बिताया, वो बहुत ही क्वालिटी टाइम था मेरे हिसाब से, और मुझे और हमारे ऑडियंस को, विजनरी वॉइसेस पॉडकास्ट के ऑडियंस को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आज के पॉडकास्ट से। सर, आप तो 5 सेगमेंट्स के जो हेड हो, इतना बहुत आपका शेड्यूल टाइट है, उसी के हिसाब से भी आप टाइम निकाल के यहाँ आ गए और हमारे साथ इतनी दिल से बात की, इसलिए विजनरी वॉइसेस टीम की तरफ से मैं आपका शुक्र अदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। माय प्लेजर, थैंक यू।